तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, 7 रहने दिया था। तो 7, 9 एंड 11 मैं अभी करके देता हूँ। एंड 10 नंबर का क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में का म्यूचुअल इंडक्शन, ये टॉपिक का वीडियो, क्योंकि वो 10 नंबर के प्रॉब्लम को भी वो ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दो चीज़ें आज शाम में भेजूँगा। कल ऐसा हुआ एग्जैक्टली कि कल वो पेपर वगैरह सेट करने में, तुम्हारे 3 पेपर सेट करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम निकल गया, मतलब 2:30-3 तभी बज गए थे। उसके बाद 2 घंटे अगर मैं यूज़ करता था तो मेरा आज का दिन पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। सही। सो इसके वजह से हमने वो किया नहीं है। क्लियर है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हो जाएगी। मोस्टली कुछ चीज़ें तो ऐसा समझो जैसे अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट एक दिन में पढ़ा था, तो वैसे मैं तुम्हें एक दिन में सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अभी अगले 2-3 दिन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वगैरह। क्लियर। और उसी तरीके से सॉलिड स्टेट के भी। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऐसा 2 दिन में ही मैं तुम्हें चैप्टर प्रोवाइड करूंगा। तो अपकमिंग वीक में ऐसा समझो आप कि 18 से 20 तारीख तक आपके नियरली आपको 2-3 चैप्टर के वीडियो आ जाएंगे कंफर्म। तो चलो ये क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, it is a what? Paramagnetic substance that paramagnetic substance in a gaseous state given is this what has 2 point इतने atoms per meter cube, मतलब इतने एटम पर मीटर क्यूब, दैट इज एटम पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिए हैं। ठीक। हर एटम मैग्नेट का काम करेगा, दैट इज अ डाइपोल का काम करेगा, डाइपोल मूवमेंट का, बराबर है। और हर एटम की डाइपोल मूवमेंट दी है। तो इन शॉर्ट हमें टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालते आएगी कि एटम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एक एटम की डाइपोल मूवमेंट, दैट इज अ एम। तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यस और नो? एंड टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड अ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज द टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। ये अपन ने वो प्रूफ के टाइम पे ही देखे थे। तो ये दिया है हमें, ठीक। फिर एक की भी दी है, दैट इज कॉल्ड एम, ठीक है। तो n इंटू एम इज अ टोटल अपॉन टोटल, और नेट कह सकते, ठीक। तो ये बन गया फॉर्मूला। सिर्फ इसने म्यू यूज़ किया, अपन m यूज़ कर सकते। क्लियर। तो ये बन गया अपना मैग्नेटाइजेशन। कंफर्म है? कंफर्म। कौन सा वाला? ये वाला। ये बन गया अपने मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, बराबर। तो यहाँ से मुझे जो मिलेगा, क्या मिलेगा? तो यहाँ मुझे मिलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक। बराबर। अब और क्या पूछा है? तो द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलो फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, वो तो मैंने निकाल ली, mz। आगे, इफ गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इज इट पॉसिबल टू अचीव अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन? सवाल क्या है? क्या इसमें हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव कर सकते हैं? अब सबसे पहले सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। सही है। बेसिकली सैचुरेशन क्या होता है कि सैचुरेशन वो वाली चीज़ होती है कि जिसके बाद आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितनी भी बढ़ाओ, कितनी भी,
बट आपका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेशन कर्व। BH कर्व हमने निकाला था कि हम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाए एक लेवल के बाद उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ना रुक जाता है, उसे कहते हैं उसने क्या रीच किया, तो उसने सैचुरेशन रीच किया। ठीक है, ये समझा। अब यहाँ पे हमें वो वाली चीज़ तो पता नहीं चलेगी कि उसने सैचुरेशन रीच कैसे किया, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं। तो अपन और एक बात से निकाल सकते हैं कि उसके अंदर थर्मल एनर्जी कितनी है। कौन सी एनर्जी? थर्मल, मतलब उसमें उसके अंदर के जो एटम है वो कितने रैंडमली घूम रहे हैं, बराबर है, उसकी एनर्जी एंड प्लस उसकी मैग्नेटिक एनर्जी। समझो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी उसके ट्रांसलेशनल एनर्जी से ज़्यादा है या उसके इक्वल है। मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी उसके अंदर थी वो सारी उसने यूटिलाइज की और उससे क्या बनाई? मैग्नेटिक एनर्जी। बट अगर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी कम है उसके ट्रांसलेशन एनर्जी से, मतलब उसमें कुछ एनर्जी अभी भी बाकी है जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। सही है, सही है, बराबर। समझा गया मैंने क्या बोला? कि उसमें अभी भी क्या बाकी है? मैग्नेटिक एनर्जी बाकी है, सही ना? ये समझा? तो और उसका सैचुरेशन रीच नहीं हुआ और बाकी एनर्जी है, उसमें मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। तो इसके लिए ना उसके अंदर की एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एटम एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो एनर्जी कितनी है वो चेक करनी पड़ती। तो वो अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था, क्या कि एक आधे सब्सटेंस के अंदर कितनी एनर्जी होती है, तो वो अपन उसके टेम्परेचर के ऊपर से निकाल सकते कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो कितनी रहती है रे वो? दैट इज E इज इक्वल टू 3/2 kb/t। हर एटम एक डायरेक्शन में अगर मोशन करे तो उसे हाफ kb/t रखती। नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन के लिए कितनी थी? 3/2 kb/t, बराबर। वो डायटोमिक सब्सटेंस नहीं है, वो मोनो एटोमिक सब्सटेंस दिया है हमें, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं एक एक एटम के। तो 3 डायमेंशन का वो मोशन करना चाह रहे होंगे 3D में, इतनी एनर्जी उनके पास होगी, कितनी? 3/2 kb/t। इट इज़ अ मोनो एटोमिक गैस, वो उन्होंने देना चाहिए था वैसे। कंफर्म? कंफर्म? इतनी एनर्जी वो गैस मॉलिक्यूल के पास है। क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई? तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी? तो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सही है, दैट इज अ फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर। कितनी होती है? mb, दैट इज अ वर्क डन इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2, बराबर। मतलब पहले वो ऐसा था, फिर तुमने उसे ऐसा 90 डिग्री पे किया, 0 से 90 तक क्या किया समझो? रोटेट। या तुमने उसे एक पर्टिकुलर 0 वैल्यू से, सही है, यहाँ तक रोटेट किया। कंफर्म है क्या? तो अपने को अगर एक आधे पॉइंट की एनर्जी निकालनी है, फॉर एग्जांपल अपने को θ1 की एनर्जी निकालनी है, तो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहनी चाहिए? 0। तो अपन क्या करते कि एक रैंडम थीटा पे डाइपोल इमेजिन करते, रैंडम थीटा पे, वहाँ से उसे 90 डिग्री तक रोटेट करते। तो हमने वर्क किया होगा, कहाँ से कहाँ? थीटा से लेकर 90 डिग्री तक, बराबर। थीटा से लेकर θ2 कितना? 90 डिग्री तक, सही है। तो इतना वर्क किया होगा, तो इतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी। तो 90 डिग्री पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो थीटा पे कितनी होगी? u थीटा, बराबर। दैट विल बी व्हाट? mb माइनस mb cos थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दैट इज एनर्जी एट एनी थीटा विल बी व्हाट? mb इंटू cos थीटा,
बराबर बराबर है। ये हो गई क्या, एनर्जी दैट इज अ माइनस में एट थीटा डिग्री, इतना समझा है। वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं अपन, ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, बस वहाँ पे P था, यहाँ पे M है, तो बराबर है पी कॉस थीटा आया था, वही लॉजिक है, वही लगाना। तो जब अपन डायपोल क्या करते हैं, रोटेट या एकादा डायपोल अपन बनाते हैं कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती उसके पास, तो इतनी, बराबर है। उसके पास कितनी थर्मल एनर्जी रहती, तो इतनी, सही। सो अगर थर्मल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, इसका मतलब सैचुरेशन लेवल रीच नहीं हुआ, क्योंकि 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 अगर उतना वर्क डन या उतनी एनर्जी से वो अनस्टेबल होता था तो इतनी एनर्जी डेवलप होनी चाहिए थी। तो ये टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी डेवलप है, बट उससे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। मतलब वो वाला टेम्परेचर रीच हुआ क्या, कि जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद तुम कुछ भी करो मैग्नेटाइजेशन चेंज ही नहीं होगा, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि वाह हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, उससे कंपेयर अगर हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी करें तो वो बहुत कम है एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे सैचुरेशन अचीव नहीं होगा। कंफर्म है, कंफर्म है। क्लियर। आगे नाउ 8 नंबर हमने देख लिया था। द 9th नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर तो एकदम इजी सा सवाल है, ये इसके पहले भी अपन ने ऐसा सवाल देखा, अब और एक बार देख रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें दिया एक शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 700 गॉस, गॉस का तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर उन्होंने देना चाहिए था वैसे, ठीक है, मतलब टेस्ला एंड गॉस का कन्वर्जन फैक्टर देना चाहिए उन्होंने, कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये फैक्टर है गॉस एंड टेस्ला का, एक यूनिट है गॉस मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको टेस्ला में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे एट 30 डिग्री। क्लियर। तो हमें बाकी सब निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क दिया है, मैग्नेटिक मूवमेंट टी एम बी साइन थीटा, थीटा भी दिया है, पट से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे अपन, सही है, सही। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, यहाँ से अपने को मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगी। क्लियर है। क्लियर। फिर हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का तो फॉर्मूला हमें पता है, θ1 to θ2, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाना है, वैल्यू रख देना है। m तुमने पहले ही निकाल लिया, थीटा की वैल्यू रखो, एम बी की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। कंफर्म। तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें वर्क डन, बात खत्म। क्लियर है। वर्क डन कहाँ से कहाँ पूछा है उन्होंने, मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कब, जब 0 डिग्री बनाएगा, सही है, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये होगी बी की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल, दैट इज 0 डिग्री पे रहेंगे, तब मोस्ट स्टेबल। जब ये 180 पे हो जाएगा तो दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि नॉर्थ सामने आ जाएंगे, बराबर। इसलिए मोस्ट स्टेबल इज अ θ0 और मोस्ट अनस्टेबल इज θ इज 180। क्लियर। क्लियर है। आगे ये वाला क्वेश्चन वो है जो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगा,
क्लियर? नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ससेप्टेबिलिटी निकालनी है। क्या मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ? यस, ये वाला बाय क्यूरीज लॉ। इसका डेरिवेशन अपने टीचमेंट के ऐप में भी पढ़ा है। क्लियर? क्लियर है? ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है तुम्हें, इवन ये भी पता है, ये भी डिराइव करके दिया उसके ऊपर से। तो ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्यूरीज लॉ है। क्यूरीज लॉ क्या है कि ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये सारी बकवास होगी ना फिर, है ना? तो ससेप्टेबिलिटी T2 by T1 will be what? Susceptibility 1 by susceptibility 2। दोनों ससेप्टेबिलिटी हमें दी है। कैसे? एट वॉट टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी इज 1/3, मतलब ससेप्टेबिलिटी बाई 3। तो ओरिजिनल कितनी होगी साई, दूसरी कितनी होगी साई/3, T2 by T1। सही है? तो ये गेट ससेप्टेबिलिटी गेट कैंसिल, 3 गए ऊपर, तो T2 विल बी 3 टाइम्स द T1, 3 टाइम्स। तो पहला कितना दिया है 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा 900 केल्विन। 900 केल्विन मतलब कितना 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। सही है? ये लॉ कैसे अप्लीकेबल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। क्लियर? तो ये बकवास जो इसने दी है ये कोई ज़रूरी है क्या? डायरेक्ट बोलना बाय क्यूरीज लॉ इज दिस। कंफर्म? कंफर्म है? तो यहाँ पे हुए अपने मैग्नेटिक मटेरियल के भी क्वेश्चन सॉल्व। सही? एक क्वेश्चन छोड़ के सब बता दिए हैं, एक बोर्ड पे बता के EMI के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद थर्मो के आएंगे क्वेश्चंस और वीडियो आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। क्लियर? थैंक यू।